हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 का नया सेशन 2021-22 के लिए सब्जेक्ट मैथ्स का यूनिट फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ये 1.2 के लिए बेसिक चीज़ें हैं। मतलब इसमें हम फलन की परिभाषा के बारे में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करवा चुकी हूँ, और ये जो प्रश्न थे एक्सरसाइज 1.1 के, ये संबंध पर आधारित थे। अब हम एक्सरसाइज 1.2 में हम फलन पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो उन प्रश्नों को समझने के पहले हम फलन की परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। देखते हैं हम फलन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, फलन को समझने के पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं कि फलन के बारे में जो है कौन से गणितज्ञ ने जानकारी दी। फलन शब्द सर्वप्रथम गॉटफ्रेड विल्हेल्म लीबनिज़ 1646 से 1716 ईस्वी द्वारा सन 1673 ईस्वी में लिखित लैटिन पांडुलिपि मैथोडस टेंजेंटियम इनवर्सिया से डी फंक्शनेबस में परिलक्षित हुआ। लिबनिज़ ने इस शब्द का प्रयोग अविश्लेषणात्मक भाव में किया है। देखिए ये जो है ये लैटिन वर्ड है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, लैटिन भाषा है। तो ये बुक में जो है फलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गॉटफ्रेड विल्हेल्म लीबनिज़ ने। उन्होंने फलन को गणितीय कार्य तथा कर्मचारी के पदों द्वारा उत्पन्न मात्र एक वक्र के रूप में अधिकल्पित किया है। जुलाई 5 सन 1698 में जॉन बर्नौली ने लीबनिज़ को लिखे एक पत्र में पहली बार सुविचारित रूप से फलन शब्द का विश्लेषणात्मक भाव में विशिष्ट प्रयोग निर्धारित किया है। उसी माह में लिबनिज़ ने अपने सहमति दर्शाते हुए उत्तर भी दे दिया था। अंग्रेजी भाषा में फलन मीन्स फंक्शन शब्द सन 1779 के चैम्बर साइक्लोपीडिया में पाया जाता है। बीजगणित में फलन शब्द का प्रयोग चर राशियों और संख्याओं अथवा स्थिर राशियों द्वारा संयुक्त रूप से बने विश्लेषणात्मक व्यंजकों के लिए किया गया है। देखिए क्लास 11th में हमने चर राशियों के बारे में पढ़े। इसके पहले वाले क्लास 10th और 9th में भी हमने चर राशियों के बारे में पढ़े हैं। जैसे आपने देखा है कि इस तरह के रैखिक समीकरण होते थे और इन्हें हल करने कहा जाता था, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आती थी। कहने का मतलब ये भी एक तरह से फंक्शन ही है। मतलब हम अगर लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 2x+3, या y को हम fx भी लिख सकते हैं। कक्षा 10वीं में अपने आलेखी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा होगा, और उसमें आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखा होगा। उसमें हमने देखे थे कि fx को हम y या y को हम fx भी लिख सकते हैं। और मान लो अगर हमारे पास में कोई रैखिक समीकरण इस रूप में दिया है fx = 2x+3, तो हम इसे फंक्शन ऑफ x पढ़ते थे। कहने का मतलब ये है कि ये x का फंक्शन है। जैसे अगर यहाँ पे 2x की जगह अगर 2y होता तो हम इसे y का फंक्शन पढ़ते थे। कहने का मतलब ये भी एक प्रकार से फलन ही है, जो एक परिवर्तित मान प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जो चर राशि और संख्याओं अथवा स्थिर राशियों द्वारा, इसमें 2x+3 में यहाँ पे संख्या भी है 2 और यहाँ पे 3। कहने का मतलब ये सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो चर राशियों मतलब जिसके मान परिवर्तित होते रहते हैं, और स्थिर संख्या द्वारा संयुक्त रूप से बने व्यंजकों के लिए हमने बीजगणित में फलन शब्द का प्रयोग किया था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से फलन को जो है आगे हम उसके टाइप्स को समझेंगे। ये तो इसकी हिस्ट्री है कि फलन के बारे में किसने कहा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फलन की परिभाषा को समझते हैं। इसके पहले हमने क्लास 11th में ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं। फलन फंक्शन, इस अनुच्छेद में हम एक विशेष प्रकार के संबंध का अध्ययन करेंगे जिसे फलन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि संबंध ही फलन होता है।
अब यहाँ पे बात आती है कि जब संबंध ही फलन होता है तो फलन को अलग से पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। संबंध को तो हमने समझ लिए काफ़ी अच्छे से, उसके प्रकार को समझ लिए, उसके सारे सवाल कर लिए हमने, लेकिन फलन में क्या ऐसा अलग है। तो देखिए, संबंध जो है एक परिभाषा में निश्चित रूप से हम उसे परिभाषित करते हैं, उसी प्रकार फलन की भी परिभाषा है। फलन और संबंध में एक ही अंतर है और इस अंतर को हम डायग्राम के माध्यम से आगे समझते हैं। हम फलन को एक नियम के रूप में देख सकते हैं जिससे कुछ दिए हुए अवयवों से नए अवयव उत्पन्न होते हैं। फलन को सूचित करने के लिए अनेक पद प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे प्रतिचित्र अथवा प्रतिचित्रण। देखिए, हमने संबंध को व्यक्त करने के लिए जो चित्र प्रयुक्त किए थे उसे दृष्टि चित्रण कहते थे, और फंक्शन मीन्स फलन को सूचित करने के लिए जो चित्र प्रयुक्त करेंगे हम उसे प्रतिचित्र या प्रतिचित्रण भी कह सकते हैं। अब परिभाषा कैसे समझेंगे कि प्रतिचित्रण आखिर होता क्या है, फंक्शन होता क्या है। एक समुच्चय ए से, देखिए बिना समुच्चय के हम ना संबंध को समझ सकते हैं ना फलन को। समुच्चय आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कक्षा 11वीं में। समुच्चय मतलब किसी वस्तुओं का समूह, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह। तो समुच्चय ए, मान लो कि हमने उस समुच्चय को अपने तरफ से नाम दे दिए ए, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। देखिए, इसको हम सरल शब्दों में समझते हैं, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक आपके पास में सेट है, सेट ए, और यहाँ पे आपके पास में सेट बी है। तो सेट ए के अंदर सपोज हमने 2, 3, 4 इस तरह से एलिमेंट्स लिए और यहाँ पे हमने ले लिया 1, 2, 3। अब हमने इसका संबंध बनाया, जैसे 2 का 1 से जिस भी रूप में संबंधित होगा, 2 का 1 से है, 3 का 2 से है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो, ए से बी में संबंध फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक यानी कि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, इसके अंदर का प्रत्येक अवयव है ना, एक भी अवयव छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा है तो वो फलन नहीं होगा, वो संबंध होगा। प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 का रिलेशन अगर 1 के साथ में है तो हम 2 का ऐसे 2 के साथ में नहीं कर सकते। क्यों? परिभाषा में स्पष्ट बोल रहा है कि केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो, ये जो सेट हो, मान के चलो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो यहाँ पर हम सेट ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? सेट ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब। मतलब जैसे 1 है तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या बन रहा है यहाँ पे 2, उसी प्रकार 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या बन रहा है 2। अगर ऐसा कोई अवयव हो इधर जो इधर के 2 अवयवों से जुड़ा हो तो वो जो है फलन नहीं कहलाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इधर का एक एलिमेंट्स इधर के इस तरह से 2 शाखाओं में विभक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इसके जस्ट अपोजिट आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर इधर का मतलब सेट बी का है ना, सेट बी का अगर कोई भी एलिमेंट्स जो है इधर के 2 अवयवों से, जैसे 1, तो 1 का अगर हम देखें तो 1 जो है मान लो 2 से भी रिलेटेड है और 3 से भी रिलेटेड है, तो क्या इस कंडीशन में हम इसे फलन कहेंगे? तो जी हाँ, हम इस कंडीशन में इसे फलन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है, स्पष्ट कहा है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब रखना चाहिए, और प्रत्येक की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ 4 छूटा हुआ है तो 4 को छोड़ना नहीं है आपको, जैसे 4 का रिलेशन 3 के साथ में है तो ही हम इसे फलन कहेंगे, वरना अगर आपने 4 को दृष्टि चित्रण नहीं किया, मतलब वो संबंधित नहीं है इधर किसी भी रूप में, तो हम उसे फलन नहीं कह सकते हैं। तो आगे हम और भी उदाहरण देखेंगे। तो अभी आपको यही समझना है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनाता है, तो इसे हम फलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में फलन एफ किसी अरिक्त समुच्चय ए से एक अरिक्त समुच्चय बी का है, इस प्रकार का संबंध कि f का प्रांत a है तथा f के किसी भी 2 भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं है। देखो, ये शब्द पढ़ने में बहुत टफ और
लॉजिक लगते हैं, तो लेकिन ये बहुत सरल है। कैसे, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है? देखो, कहना ये चाह रहा है कि फलन f किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब सिंपल सी बात है भाई, समुच्चय रिक्त नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होना ही चाहिए। अगर वो एलिमेंट्स है तो उसी को हम अरिक्त कहेंगे। तो अरिक्त समुच्चय a से अरिक्त समुच्चय b, मतलब दोनों समुच्चय अरिक्त होने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ अवयव उसके अंदर भरे होने चाहिए, का इस प्रकार का संबंध कि f का प्रांत a है, मतलब फलन f का प्रांत a है। देखो, प्रांत a है कहने का मतलब प्रांत, परिसर और सहप्रांत, ये शब्द आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है किसे कहते हैं प्रांत, सहप्रांत। देखिए यहाँ पे प्रांत का मतलब हमने देखे, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 ले लिए, 3 ले लिए और 4 ले लिए। जैसे 2 का संबंध इधर 1 से है, 3 का 2 से है, 4 का 3 से है। तो यहाँ पर सभी के सभी एलिमेंट्स जो है इधर के एलिमेंट से जुड़े रहेंगे। तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि अगर इस सेट के सभी अवयव इधर किसी न किसी रूप में संबंधित हो तो वे सभी अवयव को हम प्रांत कहते हैं जो संबंधित होते हैं। तो अब यहाँ पे तो फलन में स्पष्ट है कि सभी का संबंध होना चाहिए, कोई भी अवयव छूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रत्येक शब्द की बात हो रही है। तो अब आप ही बताइए, यहाँ पे क्या समुच्चय ए जो है फलन का प्रांत कहलाएगा? जी बिल्कुल कहलाएगा। इसलिए कहलाएगा क्योंकि परिभाषा के अनुसार यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनाना चाहिए। तो प्रत्येक शामिल है, तो ए के वे सभी अवयव जो बी से किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं उन्हें हम प्रांत कहते हैं। तो फलन एफ का प्रांत यहाँ ए होगा। एफ के किसी भी दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होंगे। कहने का मतलब वो यही कह रहा है कि इधर का एक एलिमेंट्स जो है इधर के दो एलिमेंट से जुड़े नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ, ये जो है संबंध जो है बदल के ऐसा हो सकता है कि इधर का एक एलिमेंट्स जो है इधर के दो से जुड़ सकता है। ये यही कहना चाह रहा है कि एफ के किसी भी दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक, ठीक है, प्रथम घटक मतलब सेट ए के सभी अवयव प्रथम घटक होंगे और सेट बी के सभी अवयव द्वितीय घटक होंगे। तो यहाँ प्रथम घटक की बात कर रहा है, और प्रथम घटक जो है क्रमित युग्म समान नहीं होंगे। कहने का मतलब जैसे 1 का अगर हम 2 के साथ कर रहे हैं तो दोबारा हम 1 का इस 3 के साथ में नहीं कर सकते, यही कहना चाह रहा है। तो ये दोनों परिभाषा का मतलब एक ही है, बस शब्दों में फ़र्क है। आगे पढ़ते हैं हम। यदि एफ ए से बी का एक फलन है, एफ ए से बी का एक फलन है मतलब संबंध है ए और बी में आपस में किसी न किसी प्रकार से, तथा ए बी बिलोंग्स टू एफ, तो एफ ए इक्वल बी, जहाँ बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब तथा ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, ये ए बी बिलोंग्स टू एफ कहने का मतलब हुआ क्या कि मान लो हमारे पास में दो सेट है और इन दोनों का क्रमित युग्म, जैसे हम यहाँ पे 2 और 3 का मान लेते हैं, तो 2 3 बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एफ लिखेंगे, मतलब फंक्शन से संबंधित है किसी न किसी रूप में, जहाँ एफ ए बराबर है बी, एफ ए बराबर क्या है बी, जहाँ बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब तथा ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ के जो एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ 2, अगर 2 को हम पढ़ेंगे तो 2 को ये कहेंगे कि 3 का पूर्व प्रतिबिंब, 3 का पूर्व प्रतिबिंब कौन है यहाँ पे, तो 2 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखे ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, मतलब ये वाला मान ए का होगा और ये वाला मान बी का। तो यहाँ पे 2 जो है वो 3 का क्या हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब, मतलब ए बी का पूर्व प्रतिबिंब होता है, तो 2 3 का क्या हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब होगा। तो पूर्व प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, बहुत सरल, बहुत सिंपल। ये पहले वाले समुच्चय के सभी जो अवयव है इधर बाद वाले समुच्चय के अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब का काम करते हैं। ठीक है, ए से बी के फलन एफ को प्रतीकात्मक रूप में एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। देखिए, ये संकेत है कि फलन, अगर हमारे पास में दो समुच्चयों के मध्य आपस में फलन है तो उसे कैसे हम निरूपित करेंगे, तो उसे हम निरूपित करेंगे एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, है ना। एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी का मतलब ए से बी की ओर इसमें कोई ना कोई फलन है यानी संबंध है। अब जैसे पिछले उदाहरणों पर ध्यान देने से हमें सरलता से देखते हैं कि उदाहरण 7 में दिया गया संबंध एक फलन नहीं है,
क्योंकि अवयव 6 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। चलो पिछले एग्जाम्पल्स की हम मतलब तुलना कर लेते हैं, क्या वह फलन की परिभाषा में फिट बैठते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखने पर हम पाते हैं कि ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? स्पष्ट सी बात है, यहाँ पे 6 जो है ये छूटा हुआ है। 6 का इधर के कोई भी एलिमेंट से कोई भी संबंध नहीं है। देखिए संबंध फलन की परिभाषा में ही हमने देखे थे कि ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक का मतलब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, बी के प्रत्येक अवयव से केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनाता हो तो उसे हम फलन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 तो छूटा हुआ है, इसका तो कोई भी संबंध या फलन नहीं है इधर बी के एलिमेंट से, इसलिए हम इसे फलन नहीं कहेंगे। क्या ये फलन है? अगर इसे कहा जाए कि क्या ये फलन की कैटेगरी में आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये फलन की परिभाषा में फिट नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 8 को देख लेते हैं, क्या ये फलन है। देखिए आप इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ में भी है और -3 के साथ में, 4 का 2 के साथ, -2 के साथ में, जबकि परिभाषा ये कहता है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो दो प्रतिबिंब बन रहा है। 9 का जो है वो 3 के साथ में भी, -3 के साथ में भी, उसी प्रकार 4 का 2 के साथ फिर -2, 25 का 5 के साथ फिर -5 के साथ। तो हम इसे जो है बिल्कुल भी फलन की परिभाषा में नहीं रखेंगे क्योंकि ये फलन की परिभाषा में फिट नहीं है। फलन की परिभाषा में यही है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब बनाना चाहिए, जबकि यहाँ पे दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। हाँ, अगर ये जो है मान लो कि इधर का जो 3 है वो इधर 9 से भी रिलेटेड होता या 4 से भी होता तो हम इस कंडीशन में इसे फलन कह सकते थे। एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं। क्या एग्जाम्पल नंबर 9 जो है फलन की परिभाषा में है। ठीक है, देखो यहाँ तो वैसे एग्जाम्पल नंबर 9 में डायग्राम नहीं है, तो देखिए ये दोनों फलन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए आप। क्या एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया गया जो क्रमित युग्म है क्या ये फलन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि P का यहाँ पे Q से भी रिलेशन है, P का R से भी रिलेशन। कहने का मतलब यहाँ पे जो P है वो इधर के दो एलिमेंट से संबंधित है, एक Q से भी है और R से भी है। तो यहाँ पे देखो हमने पढ़े ही थे परिभाषा में कि जो प्रथम घटक है उसके दो पूर्व प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे P का Q के साथ में, P का R के साथ में, तो हम एग्जाम्पल नंबर 6 को भी फलन नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप जो है फलन को आसानी से आप पहचान सकते हो कि कौन सा फलन है कौन सा नहीं है। उसी प्रकार आप एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 भी जो है वो फलन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक का जो संबंध है वो 3 के साथ में भी है और 4 के साथ में भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आज के लेक्चर में हमने फलन की परिभाषा को समझा। हमने ये देखा कि किस तरह से फलन जो है वो संबंध से अलग है। बस एक ही अंतर, दो ही अंतर है जो इसे संबंध से अलग करता है, लेकिन हम फलन को संबंध ही कहेंगे क्योंकि इसकी उत्पत्ति संबंध से ही हुई है। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि फलन की परिभाषा और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स देखते हैं, वहाँ पे आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इसके टाइप को भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।